हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे होंगे। और यहाँ पर मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक, जी हाँ, आपका पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन से लेकर हम जनन स्वास्थ्य तक, और साथ ही साथ जैव विकास, जो विकास चैप्टर है, एंड जो स्वास्थ्य तथा रोग है, ये सारे चैप्टर मैंने लिया है एक ही वीडियो में। और यहाँ से हम लोग 56 क्वेश्चन देखेंगे सर। कितने देखेंगे सर? टोटल हम लोग 56 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये क्लास 12 बायोलॉजी के 56 सबसे बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है ना? हम लोग शुरुआत करें कहाँ से? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से शुरुआत करेंगे, या फिर जनन बोल सकते हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न, पहले हम लोग बहुविकल्पी देखते हैं। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें पुंकेसर जो होता है वो क्या होता है? नर जननांग होता है। नर जननांग होता है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ह वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है कि एक, क्या यहाँ पे, एक एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। सर कितनी होती है? तो 4 होती। कितनी होती है? 4 होती है। राइट ऑप्शन आपका घ वाला हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिमुखी कोशिकाएं वो होती हैं जो उपस्थित होती हैं। तो भैया कहाँ पर उपस्थित होती हैं? निभागीय छोर पर। कहाँ पर? निभागीय छोर पर उपस्थित होती हैं। इसलिए यहाँ पे क वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। करेजा क वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं? तो जो आपकी अंड कोशिका होती है, क्या? जो आपकी अंड कोशिका होती है वो सभी कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ख वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर करेजा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? चलिए, और एक बात ध्यान देना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। प्रश्न नंबर 5वां है, निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पति भाषा में क्या कहते हैं? यानी कि बिना निषेचन ही फलों का विकास हो रहा है, तो वहां पे क्या लगा देंगे हम लोग? आगे अनिषेक फलन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अनिषेक फलन लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। यानी कि निषेचन के बिना फलों के बनने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका महत्व क्या होता है? तो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी जो परत होती है टेपीटम कहलाती है, जिसका कार्य होता है विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करना, भोजन प्रदान करना। यानी कि लघु बीजाणुधानी के सबसे भीतरी परत टेपीटम कहते हैं। यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी परागकण को पोषण प्रदान करता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या है? पुष्प में दल का क्या कार्य है? पुष्प में दल का क्या कार्य है? तो पुष्प में दल परागकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में क्या करता है? सहायता करता है। कीट द्वारा परागित पुष्पों के नाम कौन कौन से? जैसे आक है, साल्विया है, पीपल है, गुलर है, अंजीर है, इत्यादि में कीट परागर होते हैं। अगला है असंग जनन क्या है? ऐसा असंग जनन को हम लोग अपोमिक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोमिक्सिस। कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए बताइए अपोमिक्सिस की सर परिभाषा दीजिए। करेजा जब आपको तैयार रहेगा तभी आप इसका दे पाएंगे। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास अपोमिक्सिस कहलाता है, यानी कि असंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपोमिक्सिस यानी कि असंग जनन कहलाता है। पुष्प में दल का क्या कार्य है? वही है कि यह पुष्प को क्या करता है? आकर्षक बनाता है। कीट परागित पुष्पों के नाम क्या क्या? जैसे सल्विया और क्या? युक्का। जो युक्का और सल्विया होता है, यह कीट परागित पुष्पों के क्या है? नाम है। अगला यहाँ पे चैप्टर जो है मानव जनन से। चलिए मानव जनन से यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे है प्रश्न, क्या है सर? यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मिजोडर्मल स्तर से हुआ है? जो रक्त का बोले तो ब्लड का, यानी कि हम कह सकते हैं रुधिर का। किसका सर? रुधिर का जो उद्भव है वो भ्रूणी मिजोडर्मल स्तर से हुआ है। ग वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सर, इसका पीडीएफ, तो अगर सर हम इसकी पीडीएफ की बात करें तो जाके आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से आप क्या कर सकते हैं सर? डाउनलोड कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से
डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत आए तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना। ठीक है ना, क्या कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है ना। चलिए सर, अगला यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दूसरा क्या है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है सर। लिंग गुणसूत्र। क्या लिंग गुणसूत्र? अच्छा, भ्रूण का निर्माण किसके द्वारा, मतलब कि जो भ्रूण होता है वो मतलब कि नर होगा या मादा, ये किससे पता चलता है? तो ये जो पता चलता है सर, वो जो नर होता है उसके गुणसूत्र से, यानी कि एक्स वाई गुणसूत्र से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ख वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला यहाँ पे है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। क्या है सर? टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि ख वाला राइट हो जाएगा। आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स जो है वो FSH है, LH है और एस्ट्रोजन। ये तीनों तीनों क्या करते हैं, आवर्त चक्र के, बोले तो पीरियड को क्या करते हैं, नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं। अगला प्रश्न है, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उनका आपको क्या बताना है, आपको कार्य बताना है कि इनका क्या कार्य होता है। तो लीडिंग कोशिकाएं कोशिकाएं नर हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन, जैसे जैसे क्या क्या यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन कारक में क्या करती है, श्रावण करती है। अगला यहाँ पे अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम क्या क्या है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH एंड फिलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 7, देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, यौनारंभ क्या है, इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का क्या करिए, उल्लेख कीजिए। तो यौनारंभ क्या होता है, जब मानव में लड़कपन समाप्त होने लगता है तो इस समय के बाद उसके जनन अंगों में क्या होना होता है, विकास होना शुरू हो जाता है तथा यह सक्रिय होकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इस दशा को हम लोग क्या बोलते हैं, यौनारंभ बोलते हैं तथा यह प्रक्रिया पूर्ण होने में इसे यौनारंभावस्था कहते हैं। पहला है बालकों में यौनारंभन और दूसरा है बालिकाओं में यौनारंभन। वैसे एक एक नंबर का है तो हम लोग बस काम भर का देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे जनन स्वास्थ्य। अच्छा, जनन स्वास्थ्य से प्रश्न के कौन कौन से देखिएगा। पहला यहाँ पे है, पहला यहाँ पे है क्या है, क्या पुरुषों से संबंधित है? पुरुषों से संबंधित क्या है, तो वैक्सेक्टॉमी है। अच्छा, महिलाओं से संबंधित क्या है, ट्यूबेक्टॉमी और गोलियां है। ध्यान देना, ट्यूबेक्टॉमी और जो गोलियां होती हैं ये महिलाओं से संबंधित होता है, और पुरुष से संबंधित क्या होता है, आपका वैक्सेक्टॉमी होता है। प्रॉपर्टी रोकता है किसको, निषेचन को रोकता है। प्रॉपर्टी किसको रोकता है, निषेचन को रोकता है। अगला यहाँ पे है, गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख घटक क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख क्या होता है, घटक होता है, यानी कि उससे ही मिलकर बना होता है। अगला यहाँ पे जिफ्ट का पूरा नाम सर, जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो दाता से मतलब प्रक्रिया क्या है, या फिर जिफ्ट का पूरा नाम भी आएगा भी, जिफ्ट प्रक्रिया क्या है? तो जिफ्ट प्रक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान देना, दाता से अंडाणु लेकर किसी स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को जिफ्ट कहते हैं। जिफ्ट का पूरा नाम गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट का पूरा नाम गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। अगला यहाँ पे यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए दो नियम का उल्लेख कीजिए। पहला, अनजाने व्यक्ति या बहुल व्यक्तियों से लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, और दूसरा सहवास, यानी कि जब आप निषेचन की क्रिया कर रहे हैं तो वहां पे हमेशा और हमेशा भैया निरोध का प्रयोग करें, नहीं दिक्कत हो जाएगा, मामला हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या है, IVF एंड जिफ्ट का पूरा नाम, तो IVF का पूरा नाम इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना, IVF का पूरा नाम इंट्रा सॉरी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिफ्ट का पूरा नाम गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट का पूरा नाम गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। अगला है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी वो हम देखते हैं, यहाँ पे 56 देख रहे हैं, चैप्टर 1 से 7 तक 56 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ग वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
वंशागति की इकाई क्या है? वंशागति की इकाई क्या होती है? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। अगला यहाँ पे है द्वितीयक संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार से प्रसंकरण में पाया जाता है? तो वह एक गुण प्रसंकरण में पाया जाता है। एक गुण प्रसंकरण में पाया जाता है। ये नोट करके आप लोग लिख लीजिए। ये नोट करके आप लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई इशू है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप देंगे। अगला है मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? तो प्रथम संतानी जो पीढ़ी होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है? विषम युग्मजी होती है। विषम युग्मजी होती है। अगला यहाँ पे पांचवा है। पांचवा क्या है यहाँ पे? मनुष्य में वंशागत ऐसे दो लक्षण दीजिए जिनके जिन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित न हो। तो सिलिकल सेल एनीमिया तथा गंजापन मनुष्य में वंशागत होने वाले लक्षण हैं। इनके जिन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते। अगला छठा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया और किन्हीं दो लक्षणों के नाम लिखिए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 लक्षणों का चुनाव किया और यहाँ पे नाम है। पहला है बीज का रूप, बीज पत्र का रंग, बीज चोल अथवा पुष्प का रंग, फली का रूप, फली का रंग, फूल का स्थान, तने की लंबाई। तो एक प्रभावी होता है। एक क्या होता है? प्रभावी होता है। प्रभावी होता है। और एक क्या होता है? अप्रभावी होता है। तो प्रभावी में गोला और झुर्रीदार, बीज पत्र का रंग प्रभावी में पीला, अप्रभावी में हरा, बीज चोले पुष्प का रंग प्रभावी में लाल, अप्रभावी में सफेद, फली का रूप प्रभावी में फूला और संकीर्णित किसमें? अप्रभावी में। फली का रंग प्रभावी में हरा और अप्रभावी में पीला, फूल का स्थान प्रभावी में कच्ची और अप्रभावी में क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ हो जाएगा। तने की लंबाई प्रभावी में लंबा और अप्रभावी में क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। नोटेड भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे है मंगोलियन जड़ता। भैया लीजिए इंपॉर्टेंट सवाल। मंगोलियन जड़ता क्या है? इसकी खोज किसने किया था? तो जॉन लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम की खोज की और डाउन संलक्षण संलक्षण 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की बढ़ जाने के कारण होता है। इस संरक्षण में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 के स्थान कितना हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ों में से 1 से लेकर 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? समजात होते हैं। क्या होते हैं सर? समजात होते हैं। लेकिन लास्ट का जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। लड़कियों में XX, लड़कों में क्या होता है? XY होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और यह ट्राइसोमिक कारण होता है। इसका चेहरा मंगोलों जैसा और इनकी जीभ मोटी और आंखें तिरछी हो जाती है। अगला है वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो भैया वंशागति का जो क्रोमोसोमवाद है वो बाबेरी और सटन ने 1902 ईस्वी में वंशागति का गुणसूत्री मत प्रतिपादित किया था या क्रोमोसोमी सिद्धांत दिया था। वंशागति का आणविक आधार से इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। हम यहाँ पे कुल 56 प्रश्नों को लिया है। कितने ऐड किए हैं? 56 प्रश्नों को मैंने ऐड किया है। पहला है यहाँ पे अनुवांशिकी पदार्थ की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक निश्चर ने। किसने किया था? फ्रेडरिक निश्चर ने। डीएनए का वास्तविक संरचना दिया था किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। अगला है डीएनए डीएनए द्विकुंडलनी में एडेनिन समक्षार जुड़ता है थायमिन से। किससे जुड़ता है? थायमिन से। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने खोज की थी। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने खोज की थी किसकी? रूपांतरण की। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ में खोज किया था किसकी? रूपांतरण की फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने खोज किया था। प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं? कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड्स से बाहर कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। अगला यहाँ पे है डीएनए तथा आरएनए में एक अंतर लिखिए। तो डीएनए जो होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। अच्छा, डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और आरएनए का पूरा नाम यहां से ले लो, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। क्लियर है। अगला है डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया लिप्यंतरण या अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अगला यहाँ से विकास से देखिए प्रश्न है यहाँ पे। पहला है निम्नलिखित में से कौन सरीसृपों एवं पक्षियों को जोड़ने की कड़ी मानी जाती है? तो आर्की
ऑप्टेरिक्स जो होती है यह सरीसृपों एवं पक्षियों को जोड़ने की कड़ी मानी जाती है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है? तो माल्थस का जो सिद्धांत है यह जीवन की उत्पत्ति से क्या है, संबंधित है। अगला यहाँ पे तीसरा, विकास की उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी व्रिज ने किया था, ह्यूगो डी व्रिज ने किया था। अगला यहाँ पे है, समजात तथा विषमजात अंगों में अंतर बताइए और उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा हो, चाहे उनके कार्य या स्वरूप अलग अलग हो, तो उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के आगे का मतलब जो हाथ होते हैं वो और पक्षी के पंख, विषमजात अंगों का उद्भव अलग अलग होता है, चाहे उनका स्वरूप एक जैसा हो, जैसे पक्षी के पंख और आर्थ्रोपोडस के पंख। अगला यहाँ पे पेंजेनेसिस का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पेंजेनेसिस सिद्धांत डार्विन ने और पुनरावृत्ति सिद्धांत अर्नेस्ट हेकल ने किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसने प्रस्तुत किया था? हर्बर्ट एस्पेरेंसन ने किया था। अगला यहाँ पे है प्रश्न कि किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग से चिंगारी विमुक्ति उपकरण स्पार्क डिस्चार्ज यहाँ पे है एवरेल्स का उपयोग किया था? स्टैनले मिलर ने किया था। जात एवं जातिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीव समूह को जाति कहते हैं और किसी जीव के विकासी इतिहास को जातिवृत्ति कहा जाता है। अगला यहाँ पे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया था? यानी कि अगर जिस अंगों का हम लोग कम उपयोग करेंगे वो नहीं विकास होगा, जिसका हम लोग ज्यादा उपयोग करेंगे वो ज्यादा विकास होगा। ये यहाँ पे अंगों के कम या अधिक उपयोग सिद्धांत के अनुसार वातावरणीय प्रभाव के कारण जीवधारी द्वारा अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग का अधिक विकास तथा कम उपयोग किए जाने वाले अंग का कम विकास होता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक लैमार्क थे। अगला यहाँ पे है मानव स्वास्थ्य तथा रोग से बने प्रश्न। अफीम कहाँ से प्राप्त होती है? अफीम से प्राप्त मॉर्फिन क्या है? यह एल्केलाइड है। क्या है? एल्केलाइड है। एंटी सीरम में होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं। एंटी सीरम में क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? भैया फ्लेमिंग ने किया था। करेजा फ्लेमिंग ने किया था। निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? तो टाइफाइड की। किसकी होती है? टाइफाइड की होती है। अगला है फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। फाइलेरिया बीमारी शुद्ध कृमि से उत्पन्न होती है। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है सर, एडीज होता है। क्या होता है? एडीज होता है। अगला यहाँ पे है सर, निम्नलिखित में से रोगों का संचरण कैसे होता है? तो आमातिसार और एस्केरिसिता से होता है। यानी कि आमातिसार तथा एस्केरिसिता दोनों रोग दूषित भोजन, कच्ची सब्जियां और गंदे जल से होने वाले रोग हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो जीवाणु के नाम लिखिए। तो कौन है? विब्रियो कॉलेरी तथा डिप्लोकॉकस न्यूमोनी जीवाणु मनुष्य में क्रमशः हैजा व निमोनिया उत्पन्न करने वाले रोग हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 56 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा जो कि आपके बोर्ड के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा और ये आपके पेपर में भाई साहब छपेंगे। यहाँ मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने करवाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।